तो फिर आपने कितना अभी आपका अर्निंग क्या चल रहा है अभी? तो आप साइड बाय साइड यूट्यूब को शुरुआती दौर में कर सकते हैं। कोई इस कैटेगरी में अगर सोचे कि कोई जॉब कर रहा है और वो अपनी जॉब को स्किप करके यूट्यूब पर ट्राई मारे, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो पहले नौकरी करते थे, उसके बाद वो यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर आने के 2 साल बाद ही उनकी अर्निंग अभी 2 से 3 लाख रुपए पर महीने चल रही है। हितेश जी के चैनल के बारे में आपको बताता हूं। उनका मूवी एक्सप्लेनेशन का चैनल है जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इसके अलावा भी उनके 5 से 6 यूट्यूब चैनल हैं जो सक्सेसफुली वो चला रहे हैं, एक पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे कर रहे हैं, कॉपीराइट से कैसे बच रहे हैं, और भी मूवी एक्सप्लेनेशन कैटेगरी में अगर आप काम करना चाहते हो और साथ में यूट्यूब पर अगर आप ग्रो होना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक जरूर से देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार हितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश टॉक चैनल पर। कि जो मूवी एक्सप्लेनेशन कैटेगरी है जी, उसमें आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और उस ब्रांड को बनाने के पीछे और शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्ते दिनेश जी, और इसे देखना तो बनता है आपका इंट्रो। मैं खुद भी आपको बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखता हुआ आ रहा हूँ। और मुझे पर्सनल, हालांकि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी सिस्टर और साथ ही मेरी फैमिली को भी आपके वीडियोस देखना काफ़ी पसंद है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं आप। और अब रही मेरी बात, जो कि मूवी एक्सप्लेनेशन फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, ऐसी है कि हमने इसको करीब 2 साल पहले से स्टार्ट किया था, मतलब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और तब से बस चल रहा है। तो उससे पहले आप किस कैटेगरी को फॉलो कर रहे थे? यानी अभी यूट्यूब पर आप इसी कैटेगरी से स्टार्ट किया था? नहीं, मैं बेसिकली म्यूज़िक लवर हूँ। तो 2011 में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था और उसमें मैं गिटार प्ले किया करता था, सिंगिंग किया करता था, लेकिन इतना नॉलेज था नहीं उस टाइम में, तो वो चैनल फिर मैंने वहीं रोक दिया। उसके बाद मैं मूवीज़ वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था, और 2011 से लेकर के फिर 2020 का एक बीच में गैप आ गया, करीब 9 सालों का मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में, हालांकि एक बड़ा चैनल, उसका नाम मैं लूँगा नहीं, उनसे इंस्पायर होकर, मतलब उनकी गलतियों को देखकर मुझे लगा कि ये गलतियां अगर ना हो और फिर लोगों को कुछ देखने के लिए मिले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वहीं से जर्नी की शुरुआत हुई थी। जैसे आपने मुझे बताया था कि आप पहले जॉब करते थे फुल टाइम, उसके बाद लॉकडाउन के टाइम जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको इसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया, और आप अभी फुल टाइम अपना जो पूरा बिजनेस है इस कंप्लीट यूट्यूब का, वो आप मैनेज कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइक कोई इस कैटेगरी में अगर सोचे कि कोई जॉब कर रहा है और वो अपनी जॉब को स्किप करके यूट्यूब पर ट्राई मारे, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मूव होता है दिनेश जी। जब मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं बीइंग अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, फ्रेंच, स्पेनिश और मैंडरिन लैंग्वेज एक्सपर्ट इन XDBS में अपनी जॉब कर रहा था ऑन द अपॉइंटमेंट जनरेशन लीड गाय। तो वहाँ का सीन ऐसा था कि मेरी सैलरी अच्छी थी, और उस टाइम पर ये खाली मैंने एक साइड पैशन के तौर पर यूट्यूब को चुना। इसमें अर्निंग्स क्या होने वाली है, मैं कितना ग्रो कर जाऊंगा चैनल से, मुझे क्या क्या मिल जाएगा, इन सब चीज़ों को मैंने तब नहीं सोचा था, और जस्ट खाली एक पैशन के तौर पर इसकी शुरुआत करी थी। सैलरी के साथ साथ, मतलब जॉब के साथ साथ इस काम को मैंने किया था। तो अगर आपके पास में कोई स्टेबल इनकम है तो आप साइड बाय साइड यूट्यूब को शुरुआती दौर में कर सकते हैं, और अगर आपके पिताजी बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आप आज ही से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आपने सोचा कि मूवी एक्सप्लेनेशन कैटेगरी भी एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है, जी, तो मेनली आपको चैलेंज कुछ आया शुरू में? क्योंकि इस कैटेगरी में आपको कंटेंट देखना पड़ेगा, पूरा दिन आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैसा लगा कि आपने कहीं कैसे स्टार्ट किया, आपने पहला वीडियो कैसे शूट किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं अपनी जर्नी की शुरुआत बताऊं कि मुझे मुश्किलें कहाँ कहाँ पर आई, तो ऐसी 2-3 जगह थी। मैंने अपनी शुरुआती दौर में मोबाइल से एडिटिंग करना स्टार्ट किया था। तो उसमें ऐसा रहता है कि जैसे ही 15 मिनट की लेंथ के ऊपर आपकी वीडियो जाती है तो वो लैग करना स्टार्ट कर देता है, वो वार्म हो जाता है ज़्यादा, उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो पहले दूसरे वीडियो को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 4 दिनों का वक्त लगा, और फिर मैंने ही कोशिश करी कि मैं 30 मिनट्स के वीडियोस बनाया करता था पहले। लेकिन फिर जब मोबाइल में इतना वो हो नहीं रहा था, वो इतना लोड ले नहीं रहा था, देन आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ओनली इन 15 मिनट्स।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। और हाँ, जियो 1 GB इंटरनेट मिलता था खाली उस टाइम पर, और वाईफाई कनेक्शन था नहीं उस टाइम पे मेरे घर पे। तो मैं यही कोशिश करता था कि 1 GB के अंदर मैं मूवी डाउनलोड भी कर लूँ, उसको एडिट भी कर लूँ, उसके फैक्ट्स भी ढूंढ लूँ, सर्च कर लूँ सारी, और जब 1 GB ये पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके अगले दिन उस वीडियो को अपलोड करूँ। अच्छा, जी हाँ, यानी कि 2 दिन का प्रोसेस 2 GB के लिए सिर्फ एक मूवी मतलब मेरी सेलेक्टेड रहती थी। तो एक दिन तो यूँ ही वेस्ट हो जाता था मेरा। यानी कि अगर मैंने आज किसी मूवी पर काम करना स्टार्ट किया तो यानी कि वो 3 दिन बाद में जाएगी। ये उन दिनों की बात बन के रेडी होती है। तो जो ये आप जब वीडियो बनाते थे, स्टार्टिंग आपने किया था, तो उस समय आपको जो चैनल मोनेटाइज करने में प्रॉब्लम आई थी कुछ? क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि यूट्यूब जो है एक ऐसी पॉलिसी लेके चलता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो रहते हैं उनके चैनल को बहुत डिले में अप्रूव करता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपके चैनल पर कोई ऐसा स्ट्रगल आया था? इसमें गलती मेरी ही थी। गलती ये हो चुकी थी मुझसे कि एक वेरिफिकेशन पिन आता है गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास में। तो उन दिनों जो लॉकडाउन चल रहा था, तो वो पिन जो था वो सभी के पास लेट पहुंच रहा था, और उसका प्रोसीजर मुझे पता नहीं था। तो मैंने करीब 8 महीनों तक, मतलब जब से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी, वीडियोस वगैरह पोस्ट करने स्टार्ट किए, उसके 8 महीनों तक मैंने 0 रुपीज़ पर काम किया है। और जब मोनेटाइजेशन, जब मेरे पास पिन आया और मैंने जब उसको एंटर किया, और फिर वो जो सभी यूट्यूबर्स को मिलते हैं पहले, मतलब $100 सभी की वो रहती है पहला थ्रेशोल्ड, तो वो मुझे 8,000 रुपये, मतलब 8,500 रुपये वो मुझे मिला था। अच्छा, तो मतलब तब ये पॉलिसी थी 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर की जो एक लिमिट है उसको पार करना, वो तो आपके टाइम में था, या आपका चैनल पुराना मोनेटाइज था पहले से? जी नहीं, मेरे टाइम पर बिल्कुल ये वाला बैरियर था कि आपको सबसे पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और इसी के साथ साथ आपके चैनल पर 4,000 पब्लिक वॉच आवर्स होने भी कंपलसरी हैं। अगर ये नहीं होंगे 1 साल के अंदर तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और कोशिश मैंने करी, हाँ, करीब मैंने 36 वीडियोस डाली जिनकी लेंथ मोर देन 25 मिनट्स थी। तो उसके बाद जा कर के मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। ओके, तो जब आपने रिव्यू सबमिट किया तो यूट्यूब ने टाइम लिया या पहले गो में ही अप्रूव कर दिया? नहीं, ये इसमें बताते हैं आपको कि 28 डेज़ का प्रोग्रेशन पीरियड रहता है, जिसमें से कभी भी हो सकता है आपका। तो मेरे 14 डेज़ लगे उसको कंप्लीट होने में, रिव्यू को होने में, क्योंकि यूट्यूब स्पेस जो मुंबई वाला है, यहाँ पर हर एक वीडियो को देखा जाता है कि आपने अंदर कोई न्यूडिटी या सेक्सुअल या फिर कोई और भी जो इनके कम्युनिटी वो रहते हैं, गाइडलाइंस रहते हैं कि आपने उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो वो हर एक वीडियो पहले चेक होता है, और उसके ये सारे वीडियो जब चेक हो जाते हैं उसके बाद में ही आपको मोनेटाइजेशन का मिलता है। तो मेरे केस में ऐसा था कि मुझे 14 डेज़ का टाइम लगा, लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस हो चुका था, मतलब काफ़ी अच्छा आ चुका था, जब मैंने मेरी सिस्टर का चैनल बनाया तो विद इन 3 डेज़ वो मोनेटाइजेशन में आ गया था। मतलब कि रिव्यू जो था उसका 3 डेज़ में कंप्लीट हो चुका था, और ओनली 2 मंथ्स में वो चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था, मेरी सिस्टर प्रतीक्षा नागर वाला चैनल। नए यूट्यूबर्स ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट किसी और का एक्सप्लेनेशन उठा करके खुद के चैनल पर डाल देते हैं, या फिर अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, सीधा मूवी की क्लिप्स उठा करके डाल देते हैं। और उनका फिर ये थॉट प्रोसेस रहता है कि अगर बाकी यूट्यूबर्स के चैनल पर एक्सप्लेनेशन के वीडियो रन हो रहे हैं, अगर वो लोग पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाला जो ज़रिया रहता है ना, इसमें ये होता है कि आपके चैनल पे एक वो लग जाती है, एक लिमिटेशन लग जाती है कि आपने रीयूज़ कंटेंट किया है। तो इस वजह से चैनल मोनेटाइज कुछ लोगों के नहीं हो पाते हैं, अटक जाते हैं बीच में। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फ्रेश कंटेंट पर ध्यान दें और खुद की आवाज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, इंस्टीड ऑफ कहीं कॉपी पेस्ट और लोगों की वीडियोस या फिर ओनली क्लिप्स डालने के। यस, उससे यूट्यूब पकड़ लेगा और आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। मैं दिनेश जी आपको बताऊं फ्रैंकली, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो एवरी ईयर अपडेट हो रहा है। एवरी ईयर भी मैं शायद बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हर क्वार्टरली इनका एल्गोरिदम अपडेट हो रहा है। हर 3 से 4 महीने में नई पॉलिसीज आ जाती हैं, उनकी टेक्निक्स बदल जाती हैं, तो धीरे धीरे और ज़्यादा टफ होती जा रही है मूवी कैटेगरी। तो आपको अभी करंटली आपको 2 साल हो गए हैं मूवी एक्सप्लेनेशन में, कितने चैनल आपने बना लिए टोटल?
जी हाँ, अगर बात करी जाए तो मैंने अभी तक टोटल 15 चैनल्स बना लिए हैं। हालांकि मूवी से अरे बाप रे। रिलेटेड तो खाली 7 चैनल्स ही हैं, और बाकी जो अदर चैनल्स हैं वो मेरी दूसरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने बनाए हैं। तो मूवी से रिलेटेड 7 हैं, लेकिन टोटल 15 हैं। ओके, तो 7 चैनल को आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो? किस तरीके से आप कंटेंट प्लान करते हो? ये एक्चुअली मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसके पीछे मेरी टीम काम कर रही है। तो मैंने अच्छा। हर किसी को अपना अपना काम बांट रखा है। लाइक स्क्रिप्ट राइटर का काम अलग है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम अलग है, एडिटर का काम अलग है, फिर उसके बाद में ग्राफिक डिज़ाइनर जो थंबनेल मेकिंग करते हैं और अंदर कुछ डिटेलेशन रहती है तो वो काम वो देखते हैं, फिर एंड में डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। तो सभी को अपना अपना काम बांट रखा है, तो हर कोई अपना अपना काम करता है। तो मेरे अकेले से नहीं होता ये तो, लेकिन है सब काम दिल से करते हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई इंडिविजुअल एक चैनल चलाना चाहे, क्योंकि ये 7 चैनल तो आप चला रहे हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने टीम बड़ी कर ली है। एग्जैक्टली। शुरुआत में आप एक चैनल पे काम करते थे, तो अगर कोई व्यूअर हमारा जो इस कैटेगरी पे फॉलो करके काम कर रहा है एक चैनल पे, तो उसको एक चैनल को हिसाब से सारे काम उसके हो जाएंगे, यानी मूवी देखना, उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करना, हाँ। फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम एक इंसान कर सकता है। अगर मैं एक मोटा मोटी अगर टाइमिंग की बात बताऊं, लाइक 3 आवर्स आप मूवी देखने के हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 2 आवर्स की उसकी स्क्रिप्टिंग हटा दीजिए, 2.5 आवर्स हटा दीजिए। उसके बाद में अगेन 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग निकाल दीजिए, 3 आवर्स की एडिटिंग उसके बाद में, और फिर अपलोडिंग एंड जो उसकी डिटेलिंग वगैरह वो सब कुछ करने में, मतलब कि 10 आवर्स एक इंसान को एक वीडियो के लिए लग जाएंगे। ये मैं एकदम जनरली बता रहा हूँ, जो एकदम बिगिनर है। अगर थोड़ा प्रो लेवल का होगा, हाँ जी हाँ, अगर थोड़ा प्रो लेवल का होगा लाइक मी एंड माय अदर कलीग्स, तो वो ये सारा काम 5 घंटे में निपटा देंगे। तो अब ये जो कैटेगरी है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता होगा कॉपीराइट का। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन हाउस है जिनकी मूवीज है उनकी क्लिप का यूज हो रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो क्लिप आप कोई अदर कंटेंट क्रिएटर उसको यूज करे। बट आपकी कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिल्म को समझाना है तो उसकी क्लिप भी साथ में चलनी चाहिए। तो ये चैलेंज को आप कैसे देखते हो? मतलब इसको डेली बेसिस पे आप फेस करते हो, तो इसके लिए क्या लगता है आपको, कैसे डील करते हो आप? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है इसका। एक्चुअली कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे होते हैं जो कि कंटेंट रन करने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर डिज्नी की मूवीज़ के बारे में, अगर मार्वल की मूवीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि वो अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, लेकिन वो कंटेंट ये लोग रन होने देते हैं। अगर यही आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कोई और मूवी उठाएं, जैसे कि शिद्दत जो कि हॉटस्टार पर आई थी, ये उन्होंने स्ट्राइक दे दी थी मुझे, भूत पुलिस, अच्छा, और जी हाँ वॉर, ये अगर ऐसी मूवी जो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अगर आप उनको उठा करके करेंगे तो ये आपको स्ट्राइक दे देंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनसे बचना ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करके आप उन सभी कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसके पीछे का कोई एक लॉजिक नहीं है। बस आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ है, या तो बच जाएगा या फिर उड़ जाएगा। इस कैटेगरी में फोटोज़ का यूज़ करते हैं, हाँ, तो वो लोग बच जाते हैं क्या कॉपीराइट से? हाँ, वो लोग बच जाते हैं, वो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। बट ये है कि इसमें ऑडियंस अटेंशन कम मिलता है। जैसे कि एक व्यूअर है, जब वो किसी मूवी को समझने के लिए आया है और खाली एक पिक्चर है, एग्जाम्पल के लिए चोर आया, चोर ने ताला तोड़ा और चोरी करके घर के बाहर शिप से भागा, एग्जाम्पल के लिए एक लाइन थी। अब यहाँ पर ताला तोड़ने के लिए वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो सिर्फ एक पिक्चर से इंसान मतलब इतना समझ नहीं पाता। जब अगर क्लिप हो कि हाँ उसने ताले को प्लास से किया है या समथिंग, तो वो जो क्लिपिंग होती है वो उस चीज़ को और इंटरेस्टिंग बना देती है, एक व्यूअर के देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो जितना रिटेंशन क्लिपिंग में मिलता है उतना रिटेंशन फोटोज़ में नहीं मिल पाता। काफ़ी सारे जो नए बिगिनर्स होते हैं उनके सामने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर वुड बी ए गुड चॉइस, और अगर आप पीसी इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो और एक फिल्मोरा वंडरशेयर वुड बी अ गुड चॉइस। और एक और कमेंट में मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ अब आप मूवीज़ कहाँ से डाउनलोड करते हैं,
तो देखिए हाँ मूवीज़ जो है, हाँ ये वेरीज वेबसाइट्स अवेलेबल हैं गूगल पर, अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें से टॉरेंट जो है काफ़ी बड़ी एक वेबसाइट है जिसमें ऑलमोस्ट हर मूवी मिल जाती है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, हॉलीवुड, टॉलीवुड। तो टॉरेंट के थ्रू जो है आप कर सकते हैं डाउनलोड, उसमें क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से करें। और उसमें जब एडिटिंग करते हैं तो क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कॉपीराइट से बच सके? इसका एक परफेक्ट आंसर नहीं है दिनेश जी। इसमें आप कितनी भी प्रिसाइज एडिटिंग कर लें, कितना भी ध्यान दे लें, अगर मैनुअल डिटेक्शन में आपका वीडियो आ गया तो उसको क्लेम से और स्ट्राइक से कोई नहीं बचा सकता। फिर भी अगर ट्राई करना चाहें तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपनी जो क्लिप है, मूवी की क्लिप है, उसको लेस देन 15 सेकंड्स यूज़ करें और कुछ फ़ोटोज़ इस्तेमाल करें, कुछ टेक्स्ट वगैरह लगाएं और थोड़ा सा मोशनिंग इस्तेमाल करें, यानी कि या तो उसको ट्रिम कर दें हल्का सा या उसको आगे पीछे पलट दें। तो हाँ, ये तरीके काम आ सकते हैं। पूरा जो हॉल में मूवी देखने जाता है और जो 10 मिनट का एक एक्सप्लेनेशन देखता है, उस दोनों ऑडियंस के माइंडसेट में कितना फ़र्क होता है? यानी वो क्यों आता है एक्सप्लेनेशन देखने? बेसिकली एक्सप्लेनेशन वो लोग देखने आते हैं जो मूवी लवर हैं और इनफैक्ट उनको मूवी का कोई एक पार्ट या फिर कोई एक इंसिडेंस क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आते हैं। लेकिन आजकल एक चीज़ और हो चुकी है कि हमारे इंडिया के कई सारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर थिएटर्स नहीं होते हैं और लोगों के पास मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और वूट और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स के। तो वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि देखना तो है लेकिन फ्री में कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा। तो फिर वहाँ पर फिर हम जैसे एक्सप्लेनर्स काम में आते हैं जो उन लोगों की दुख दर्द उनको फ्री में सॉर्ट आउट करके दे देते हैं, दूर करते हैं। जब कोई नया क्रिएटर इस फील्ड में आने का सोचे तो कितना चांसेस है कि वो ग्रो हो पाए आज की डेट में? देखिए आज की डेट में कोई भी आकर के इस प्लेटफॉर्म पर इस जो कैटेगरी उसको सेलेक्ट करके डे 1 से ग्रो करना स्टार्ट कर सकता है। इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी विच ही इज़ गिविंग। अगर उसके पास में जो वो मतलब प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वॉइस अच्छी है, उसके बताने की टेक्निक अच्छी है, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, बताने का तरीका मतलब बाकी अलग क्रिएटर से थोड़ा सा बेहतर है, तो रिज़ल्ट तो डे 1 से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपने इन सब चीज़ों पर काम नहीं किया और जबकि महंगे महंगे PC, महंगे माइक्स और अपने पेरिफेरल्स पे अगर आपने ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो मतलब वो भी किसी काम का नहीं है। वॉइस जो क्वालिटी है, वॉइस ओवर की जो क्वालिटी है जी, वो इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या मेथड यूज़ करते हैं? न्यूज़पेपर रीडिंग बेस्ट वे। अच्छा, जी हाँ। न्यूज़पेपर की हिंदी जो होती है वो थोड़ी टफ होती है शब्दों में, जैसे कि अभ्यारण, प्रतिस्पर्धा या फिर निरपंथ, निरपेक्षता, सामाजिक मतभेद, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जो हम आम तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर जब हम उन वर्ड्स को भी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर लेते हैं तो वॉइस में ठहराव आ जाता है, एक सटलनेस आ जाती है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर रीडिंग इट वुड बी अ गुड ऑप्शन, और ज़ोर ज़ोर से उसे रीड करना ताकि हमारी जो वोकल और जो हमारे माइंड प्रोसेस है वो एकदम साथ काम करें। और इस कैटेगरी में कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलता है? मतलब आपने अलग अलग मूवी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, जो हॉलीवुड के, कोरियन के, जो इंडिया की जो मूवी रिलीज़ हो रही है, जो साउथ इंडिया की मूवी रिलीज़ हो रही है, इनकी एक्सप्लेनेशन कौन सी कैटेगरी आपको लगता है ज़्यादा डिमांडिंग है, ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस जिसमें हैं? कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो सुपर हीरो जॉनरा यानी कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सुपर हीरो जॉनरा के जो मूवी की जो बजट होते हैं, उनकी जो ग्राफिक्स होते हैं और उनकी जो स्टोरी लाइन होती है वो थोड़ी मतलब उनका टोन अप अच्छा होता है, लाइट होती है और बड़े स्केल पर होती है, तो दिखाने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुपर हीरो जॉनरा में जो भी वेब सीरीज़, मूवीज़ या कोई और शोज़ या अगर ऐसे थिएटर्स वगैरह जो रहते हैं तो इनका ग्रो जल्दी होना मतलब ये थोड़ा बेटर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जल्दी ग्रो कर जाती हैं इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग हॉरर जॉनरा, एनिमेटेड जॉनरा और अदर बॉलीवुड जॉनरा। ओके, तो अब आते हैं अर्निंग के सवाल पे।
तो हितेश भाई इसमें एक चीज़ बताइए, इसमें अर्निंग का कितना स्कोप है? देखिए, अगर ये भी एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही है। इसमें कुछ भी एक वे में नहीं है, मतलब कि एक परफेक्ट उसका वो अमाउंट नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि आपके चैनल पर व्यूज़ कितने आ रहे हैं और उस पर एडवर्टीजमेंट कितने रन कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो हम एक्सप्लेनर्स को, जितने भी मेरी कैटेगरी के हैं, उन्हें मिल जाता है करीब 11 से 13 हज़ार व्यूज़ का $1, यानी कि 80-85 रुपये। अच्छा, और यानी ये इस अगर बात कैटेगरी करी में जाए 11-12 हज़ार के अराउंड $1 का रेट चलता है आरपीएम। जी। और अगर यही बात करी जाए टेक्निकल चैनल्स की, तो उनको 4 से 8 हज़ार व्यूज़ का ही $1 जनरेट हो जाता है। करेक्ट। यानी जितना अर्न वो अपने वीडियो पर सिर्फ 40,000 व्यूज़ ला करके अर्न कर सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमें करीबन 1,20,000 व्यूज़ क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, तो फिर आपने कितना, अभी आपका अर्निंग क्या चल रहा है अभी, जो मेन अपना सवाल है? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक सटल आंसर तो नहीं है, मतलब कि ये इनमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर एक रफ आइडिया दूं आपको, तो iPhone 14 Pro ले सकते हैं। ओके, क्या बात है। तो दोस्तों, आपने देखा iPhone 14 Pro हितेश भाई अपनी अर्निंग से ले सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए iPhone 14 Pro का क्या प्राइस है। तो मूवी एक्सप्लेनेशन कैटेगरी में हितेश भाई काफ़ी समय से अपना योगदान दे रहे हैं, और इस कैटेगरी में जो गिने चुने चैनल हैं 2-3 टॉप के, हितेश भाई उस कैटेगरी में आते हैं। तो हितेश भाई, आप नए जो इस कैटेगरी पे, अगर कोई इस वीडियो देखने के बाद सोचता है कि हाँ इस कैटेगरी में भी हम आना चाहें, तो आप क्या क्या टिप्स देना चाहोगे उनको, ताकि वो भी इस कैटेगरी में अगर सोचे कंटेंट बनाने के, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? हाँ, और वो कैसे शुरुआत करें? बेसिक टिप्स जो मैं फॉलो करता आया हूँ, इनफैक्ट आज भी करता हूँ, तो उनमें नंबर 1 है लिस्टिंग। आप अपने आने वाले कल के लिए लिस्टिंग करके रखें कि आपको अगले दिन क्या काम करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आप अगले दिन सोचते रह जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि किस पर बैठना है, किस पर काम करना है। तो यस, लिस्टिंग तैयार रखें। और दूसरी टिप देना चाहूँगा कि वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब मूवी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं तो यानी कि हमारी आवाज़ उस मूवी की आंखें बन जाती है। यानी कि हम जिस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सन देख तो विजुअल रहा है, लेकिन सुन और समझ हमें रहा है। तो वॉइस पर ज़रूर काम करें। और थर्ड, एक छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी टिप नहीं है, कंसिस्टेंसी रखें। अगर 2 दिन में एक डाल रहे हैं तो वो रखें, हफ्ते भर में एक डाल रहे हैं तो हफ्ते भर का रखें, और अगर डेली डाल रहे हैं तो डेली की कंसिस्टेंसी रखें। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी टूटेगी तो एल्गोरिदम बीट नहीं होगा, या एल्गोरिदम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो थैंक यू हितेश भाई। अभी आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने सभी नोट कर ली होंगी, क्योंकि अगर मूवी एक्सप्लेनेशन में आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत बहुमूल्य टिप्स हैं जो आपको काम आ सकती है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपका भी, कि आपने मुझसे इतनी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन किया और उसके साथ ये सेशन भी रखा। और बिल्कुल हाँ, आपकी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस को जो कन्फ्यूजन होगी वो हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर थोड़ी बहुत तो दूर हो ही जाए। यस। और अगर आपके मन में व्यूअर्स कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में करिए। अगर बाद में हम दोबारा से कभी बैठेंगे तो हम उन क्वेरीज को भी अगले पॉडकास्ट में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच हितेश भाई, थैंक यू सो मच लवली सेशन। या और इसे देखना तो बनता है।